अपन मीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का माध्य 15 पाया जाता है। यदि दो संख्याएं 18 तथा 12 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बेसिकली ये है कि इन्होंने मीन निकाला, तो ये फॉर्मूला लगाया होगा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इनका जो मीन है वो 15 है। सिग्मा एक्स यानी ऑब्जर्वेशंस का टोटल कितना है वो हमें पता नहीं है, पर ये 20 संख्याएं थी वो हमें पता है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम पाते हैं कि सिग्मा एक्स 300 रहा होगा, यानी वो जो 20 पद थे उन 20 पदों का टोटल जरूर और जरूर 300 रहा होगा। अब उस 300 में से एक संख्या 18 निकाल दी जाए और एक संख्या 12 निकाल दी जाए तो 270 बचेगा। अब जो जोड़ बचेगा वो 270 बचेगा। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे अब आपको 18 से डिवाइड करना होगा। मीन निकालने के लिए आपको 18 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दो संख्याएं चली गई हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा यहाँ 20 से डिवाइड कर देगा तो उसको गलत आंसर की तरफ चला जाएगा। बची हुई संख्याएं 18 हैं, आप 18 से डिवाइड करेंगे तो वापस आप पाएंगे 18 कम 18, 18 पंजे 90, 15। तो अभी भी मीन 15 है। मीन चेंज भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि संख्याएं निकालने का अंतर नहीं पड़ेगा। ये तो चांस की बात है कि ऐसी संख्याएं निकाली गई हैं उसके बाद भी जो जोड़ आया है उससे वापस मीन 15 आ गया है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। गलती बच्चे से क्या हो सकती है, एक तो दिमाग में ये बिठा लेना कि संख्याएं निकाल देने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिमाग में ये अगर आ गया है तो ये गलत है। और अगर वो वापस से 20 का भाग लगा देता है तो वो भी गलती है। आपको संख्याओं का जोड़ भी सेट करना है जो कि 270 हुआ, और आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी रीसेट करने हैं जो कि 18 हुए। उसके बाद आपका आंसर सी यानी 15 आ जाएगा। वेल, अगला क्वेश्चन अपन क्या कर रहे हैं, अपन मीन पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता है चार्लियर चेक किस में प्रयुक्त होता है, यानी क्वेश्चन को पूछता है कि चार्लियर चेक किस में यूज़ होता है। तो मैंने वीडियो में बताया था कि चार्लियर चेक का प्रयोग आपका गणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन में होता है। हार्मोनिक मीन की एक्यूरेसी, ज्योमेट्रिक मीन की एक्यूरेसी या मोड की एक्यूरेसी आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन चार्लियर चेक की मदद से आप मीन की कहें एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि अगर आपका बहुलक बहुलक यानी मोड आपका 20 है और मीडियन आपकी 22 है तो मीन क्या होगा। मीन क्वेश्चन है, मार्क है। तो हमने एक फॉर्मूला सुना था जब मैं वीडियो आपको थ्योरी के पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। अब मोड की जगह आप 20 रख लीजिए, मीडियन की जगह आप 22 रख लीजिए, मीन आपका मिसिंग है तो इसे मिसिंग रहने दीजिए। यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे 66 आ गया, माइनस का 2 मीन हो गया। माइनस के 2 मीन को आप साइड चेंज करके लाइए तो पॉजिटिव 2 मीन हो जाएगा, और 20 को आप इस तरफ ले आइए तो 66 में से माइनस होके 46 रह जाएगा, और सिंगल मीन की वैल्यू 23 आ जाएगी। दो मीन की वैल्यू अगर 46 है तो सिंगल मीन की वैल्यू आपकी 23 आएगी, यानी 2 से डिवाइड कर दोगे तो 23 आ जाएगा। इसका आंसर सी रहने वाला है। मीन मीडियन मोड में जो एक रिलेशन आपस में पाया जाता है, आपको वो रिलेशन याद करके जाना है, और कोई सी भी दो देके वो आपसे थर्ड पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्थिति संबंधी माध्य नहीं है, डैश डैश इज नॉट अ पोजिशनल एवरेज। मैं आपको बता दूं, मीडियन और जो मोड होते हैं ये आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं। ये आइटम के पोजीशन पे बेस्ड एवरेज होते हैं, दीज आर पोजिशनल एवरेज। जबकि मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा पोजिशनल एवरेज नहीं है। मीडियन पोजिशनल है, मोड पोजिशनल है, लेकिन ये जो है दिस इज़ मैथमेटिकल। तो इसका आंसर भी सी रहेगा। लगातार ताबड़तोड़ सी आंसर आ रहे हैं, वो चांस की बात है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गणितीय माध्य है, कौन सा मैथमेटिकल मीन है। तो अर्थमेटिक मीन है ना, हिंदी में अर्थमेटिक मीन जो है मैथमेटिकल होता है। कई बार हम क्या करते हैं, एग्जाम में देखा और ए आंसर लगा दिया। इसके बाद आपका गुणोत्तर यानी ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन ऑल्सो मैथमेटिकल एवरेज, हार्मोनिक मीन ऑल्सो मैथमेटिकल। तो इसका आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर देने में जल्दीबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और फिर समझिए। एक कक्षा के 10 बालकों की माध्य ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है, जबकि 5 बालिकाओं की माध्य ऊंचाई 5 फीट है। पूरी कक्षा के विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी। देखिए क्लास है,
एक क्लास में बॉयज़ हैं, कितने हैं? 10 हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज़। और इनकी जो हाइट है वो मैंने लिखा है 66 कैसे सर? 66 इंच लिखा है मैंने, क्योंकि 5 फीट के अंदर 60 इंच हो गए, 12 इंच होते हैं 1 फीट के अंदर, तो 60 वो हो गए और 6 यानी 66 हो गए। तो ये आपका एवरेज आया है। और जो गर्ल्स हैं वो 5 हैं और उनकी जो हाइट है, उनकी हाइट का जो एवरेज होगा वो 5 फीट है, यानी वो 60 इंच है। ठीक है। अब आपसे पूरी क्लास के बारे में पूछा है, तो मतलब उन्होंने कंबाइंड मीन कहा है। कंबाइंड मीन के लिए हमने वीडियो के अंदर फॉर्मूला देखा था, मीन 1 n1, इसके बाद मीन 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 करेंगे। दिस इज़ द फंडा, ये अपने को सॉल्व करना है। अब आप पहला मीन रखिए 66, फर्स्ट नंबर रखिए 10, इसके बाद आप सेकंड मीन रखिए 60, सेकंड नंबर रखिए 5, और फिर 10 और 5 रखिए 15। 66 मल्टीप्लाई हुआ 660, 60 मल्टीप्लाई हुआ 300 डिवाइडेड बाय 15, ऊपर आ गया 960 डिवाइडेड बाय 15, 15 छिंग 90, 15 चौक 60, ये आया है 64 इंच। 64 इंच का मतलब हो गया, तो 5 फिट तो हो गए वो, और 4 इंच हो गए, और 5 फिट 4 इंच। ठीक है, क्योंकि 64 इंच का मतलब होगा 5 फीट 4 इंच। तो इसका आंसर सी रहेगा कि पूरी क्लास की जो एवरेज हाइट है दैट इज़ 5 फीट 4 इंचेस। इसके बाद है यदि मूल्य ऋणात्मक है। देखिए, जैसे अपन बात करें टेम्परेचर, सर्दी के टेम्परेचर में बात करते हैं। मान लीजिए एक बहुत हिल स्टेशन है, वहाँ टेम्परेचर कुछ इस तरह से है, 5, 8, 0, -3, 7, 6। अब आप इसका एवरेज निकालना चाहेंगे, अर्थमेटिक मीन तो निकल जाएगा, 5 + 8 + 0 -3 7 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो मीन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना, उसके लिए इन सबको आपस में इंटू कराना पड़ता है, और इस तरह से उसकी 6th रूट निकलेगी। तो अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो फिर उसकी रूट वैल्यू नहीं निकल पाती है। तो ज्योमेट्रिक मीन यू कांट काउंट। आप मीन निकाल सकते हैं। मीन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू, ट्रू फॉल्स के लिए याद रखिएगा। वेटेड मीन कैन बी कैलकुलेटेड, इवन मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड, बट ये जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन आप नहीं निकाल सकते इन द केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। आपकी पहली संख्या 1 है, आपकी अंतिम संख्या n है, तो 1 + n/2 अर्थमेटिक मीन। अगर आपको नेचुरल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आपको फर्स्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर लेना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। फर्स्ट नंबर यहाँ 1 है, लास्ट नंबर n है, तो 1 + n, और यू कैन से n + 1/2, तो n + 1/2 बी इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है विचलनों का योग 0 होगा यदि विचलन लिए जाएं। ये बात मैं चीख के बताया और बहुत बार बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर x गिवन है, हमने अर्थमेटिक मीन निकाला और उसके बाद अर्थमेटिक मीन से डिविएशन निकाले, तो डिविएशन का जो सम होगा, यानी x माइनस मीन का जो डिविएशन होगा वो हमेशा और हमेशा 0 होगा। तो अर्थमेटिक मीन से निकाले गए डिविएशन का सम 0 होता है। ठीक है, जैसे अगर एक संख्या है 3, एक संख्या है 2, एक संख्या है 4, आपने मीन निकाला, ये 9 का टोटल है। कोई सी भी छोटी बड़ी संख्या ले सकते हो, समझाने के लिए हिसाब से मैंने छोटी निकाली, तो मीन हो गया 3। ठीक है, अब आपको 3 में से 3 माइनस करना है, फिर 2 में से 3 माइनस करना है, और फिर 4 में से 3 माइनस करना है। यानी आपको मीन को हर ऑब्जर्वेशन में लेस करना है। आप पाएंगे कि इसकी जो सम है, समेशन है, टोटल है, वो 0 आएगी। तो आपको ये लाइन ही याद कर लेनी है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप एक ही बार में
अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैम्पल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं। टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद है 20 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए तो नया प्रेक्षण का समांतर माध्य क्या होगा? ये कहने हैं कि 20 ऑब्जर्वेशन है, यानी 20 संख्याएं हैं। अगर सारी संख्याओं में पहले 7 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर वो जो आया उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो डेफिनेटली मीन डिस्टर्ब होगा। पहले आपका मीन 7 आया हुआ है, अगर आप 3 से गुणा और उसमें फिर 3 जोड़ने का सोच रहे हो तो आपका नया मीन 24 होगा। पहले आपके ऑब्जर्वेशन का मीन अगर 7 आया है और अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 जोड़ने का सोच रहे हो, देन न्यू मीन विल बी 24। ठीक है, तो अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना समझाने में आ नहीं सकता, अगर आप करके देखना चाहें तो आप पहले 20 संख्याएं रैंडमली लिख लीजिए, उनका मीन देख लीजिए क्या है, और फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई और 3 जोड़ के कर लीजिए। आपका रिजल्ट ऐसा ही चेंज हो जाएगा, यानी आपका मीन जो है वो 3 टाइम होके 3+ हो जाएगा, ये नया मीन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 24 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, यानी इसको ये कहते हैं कि भाई अगर आप जैसे 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, तो आप एक तरह से चेंज इन स्केल कर रहे हो। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू आर चेंजिंग द स्केल, और आप जब 3 चेंज प्लस कर रहे हो तो यू आर चेंजिंग इन ओरिजिन, उद्गम में परिवर्तन कर रहे हो। तो मैं पिछले वीडियो में थ्योरी में बताया था कि चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से आपका मीन डिस्टर्ब होता है। और ये वापस वही क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है कि किसी श्रेणी में समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग कितना होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। लास्ट ऑप्शन था इनफाइनाइट होता है। इंग्लिश में बोलता है इन अ सीरीज इफ द अर्थमेटिक मीन इज टेकन इन अ सीरीज द अर्थमेटिक मीन इज टेकन द सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। इसको पूरी बात बोलनी चाहिए थी। द सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल बी 0 सम, 0 योग होगा। कहता है किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी और रविवार को भारी बरसात हुई। पूरी सप्ताह का एवरेज बढ़ के 6 सेंटीमीटर हो गया, तो रविवार की बरसात कितनी होगी? देखिए, सोमवार से शनिवार तक 6 दिन होते हैं और आपका एवरेज 4 आया है, तो मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। इनका एवरेज 4 आया है, सिग्मा एक्स एन 6 रख दिया। इससे मैं समझ सकता हूँ कि शुरुआती दिनों में 24 सेंटीमीटर बरसात आई होगी, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक के 6 दिनों का औसत अगर 4 सेंटीमीटर है तो उन 6 दिनों में 24 सेंटीमीटर बरसात आई होगी। अब जब 7वें दिन बरसात आई तो n बराबर 7 और आपका मीन हो गया 6, तो इसका मतलब ये है कि 42, आपकी 7 दिनों की बरसात 42 सेंटीमीटर है, जहाँ 6 दिनों की बरसात आपकी 24 सेंटीमीटर है, वहीं 7 दिन की बरसात आपकी 42 सेंटीमीटर है।
तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 7वें दिन जो मूसलाधार ताबड़तोड़ बरसात हुई है वो ज़रूर और ज़रूर 18 सेंटीमीटर हुई होगी। 18 सेंटीमीटर की बरसात हुई होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, तो ये मीन की मदद से आप सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 13वां क्वेश्चन कहता है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 35 था। बाद में पता लगा कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 27 और 54 के स्थान पर गलती से 72 और 45 पढ़ दिए गए, तो शुद्ध माध्य क्या होगा? हमने कभी एवरेज फाइंड आउट किया तो वो 35 आया था। तब हमने 50 विद्यार्थियों को कंसीडर किया था, तो सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। हमें पता है कि मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। मीन 35 था, बच्चे 50 थे, सिग्मा एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई से निकल जाएगा, सिग्मा एक्स 1750 होगा। यानी जो टोटल इन्होंने गलती से निकाला था वो 1750 था। अब हमने जो गलत वैल्यू रीड करी है वो 72 है, उसे माइनस कर देंगे। जो 45 है उसे माइनस कर देंगे। जो सही वैल्यू हमें लेनी थी 27 वो ले लेंगे, और एक और जो सही वैल्यू लेनी थी वो 54 ले लेंगे। इस प्लस माइनस को आप कर दीजिएगा, आपकी थोड़ी सी संख्या या योग कहीं कम हो जाएगा। फिर कम हो जाने के बाद आप वापस 50 से डिवाइड कीजिएगा। कि सर 48 से डिवाइड नहीं होगा क्या? नहीं, आपने 2 गलत वैल्यू को हटाया है और 2 गलत वैल्यू को और 2 सही वैल्यू को वापस जोड़ा भी है, तो आपकी वैल्यूज़ वहीं 50 है, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अभी भी 50 है। तो जब आपकी सही टोटल आ जाएगी, सही वैल्यूज़ को अंदर लेना है, गलत वैल्यूज़ को बाहर करना है। उसके बाद जब आपकी सही वैल्यूज़ आ जाएगी, 50 से आप भाग लगा देंगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 34.28 आएगा। ठीक है, तो वो तो आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है एक बंटन के लिए प्रसरण का गुणांक CV ये वैसे अगले चैप्टर का है, जो आपका डिस्पर्जन वाला चैप्टर होता है, वहाँ पे मैं आपको CV के बारे में बताऊँगा। बाय द वे अभी इससे रिलेटेड है इसलिए मैंने बता दिया। CV 50% है और वेरियांस 25 है। वेरियांस 25 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5 रहा होगा। ये पूरा अगले क्वेश्चन का है। तो फिर यहाँ क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि यहाँ देखो, इसमें आपसे मीन पूछ लिया, अपना मीन वाला टॉपिक चल रहा है, मीन पूछ लिया, तो अब ये हमें कैसे आएगा? तो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? कि CV जो होता है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। आपका CV 50% है तो आप 50 पुट कीजिए, स्टैंडर्ड डिवीएशन 5 हो गया, मीन मिसिंग है इंटू 100। अब बहुत सिंपल है, मीन को आप इधर ले जाइए और 50 को नीचे ले आइएगा। मीन चला गया लेफ्ट हैंड साइड पे और 50 आ गया नीचे, तो 5 इंटू 100 और बटा हुआ में 50 आ गया। तो सॉल्व करने पे मीन की वैल्यू 10 आ गई। इस क्वेश्चन में डेफिनेट मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डिवीएशन 5 रहा होगा, मीन जो मिसिंग था वो 10 रहा होगा, और आपका कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन 50% है। ये सब क्या होते हैं, ये हम जो डिस्पर्जन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। अभी के लिए मैंने आपको बताया गया था कि मीन बराबर 10 है, तो इसका आंसर बी रहने वाला है, मीन बराबर 10 है। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रेणी का समांतर माध्य। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सही करूँ, एडजस्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। निम्न श्रेणी का समांतर माध्य क्या है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमें 8 बच्चों के बारे में इंडिविजुअली स्कोर गिवन है। पहले बच्चे के 7 आए हैं, दूसरे के 3, इसके 10, 20, 8, 6, 7, 3। हम इन सब की जोड़ लगा देते हैं, हमें पता लग जाएगा कि इन बच्चों का स्कोर कितना आया है। 7 और 3 10, 10 और 10 20, 40, 48, 54, 61 और 3 64। 64 का स्कोर किया है 8 बच्चों ने, तो आपका एन 8 है और आपका मीन आ जाएगा 8। इसमें एन भी 8 है और मीन भी 8 है, वो तो क्या चांस की बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझाना ही चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। जैसे अगर आपकी समझ नहीं होगी तो शायद आप सोचेंगे ये जो दे रखा है वो x है, ये जो दे रखा है वो f है, आपने मल्टीप्लाई तो कराया नहीं, मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ये रोल नंबर देना ही बेकार था, पर वो आपको चेक करना चाहता था कि आपको पता है या नहीं।
तो इस क्वेश्चन में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों के इंडिविजुअल जो स्कोर हैं वो मुझे पता है, मुझे इनको जोड़ लगाना था और डिवाइड करना था और अल्टीमेटली 8 इसका आंसर आ गया है, डी इसका आंसर है। अगला कहता है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द अर्थमेटिक मीन। कहता है एलजेब्रिक सम ऑफ द डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 1। गलत है। मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर मैं मीन से, मीन यानी अर्थमेटिक मीन से डिविएशन लूँगा तो जो सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। इसके अलावा ये जो भी बोलेगा कि है ना जो सम ऑफ द डिविएशन आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा तो गलत है। ये कह रहा है सम ऑफ द डिविएशन जो आएगा वो इक्वल टू 0 होगा, ये बिल्कुल सही है। अब इस लाइन को आप हिंदी अंग्रेजी में याद कर लीजिए, हिंदी में तो मैंने बोल ही दिया। एलजेब्रिक सम यानी बीज गणितीय योग जो डिविएशन, एलजेब्रिक सम ऑफ द डिविएशन, डिविएशन का जो बीज गणितीय योग आएगा, अगर हमने वैल्यूज़ को अर्थमेटिक मीन से निकाला है, उस डिविएशन को अर्थमेटिक मीन से निकाला है तो वो 0 आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी रहने लगेगा। आप इसको हिंदी में याद कर लीजिए। समांतर माध्य से अगर आप मदों का विचलन लेंगे तो उसका जो बीजगणितीय जोड़ होगा वो 0 होता है। हो सकता है बात नहीं है, होता है, कंफर्म है। इसके बाद है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़ इन मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है और उसके बाद आपने डिविएशन निकाले तो डिविएशन का जोड़ तो 0 आएगा, लेकिन अगर आप इन डिविएशन की स्क्वायरिंग करेंगे और स्क्वायरिंग करेंगे तो जो आपको टोटल मिलेगा वो न्यूनतम मिलेगा। कि किसके कंपैरिजन में कम से कम मिलेगा? अगर आप मीडियन से डिविएशन निकाल के स्क्वायरिंग करते या आप मोड से डिविएशन निकाल के स्क्वायरिंग करते तो इन सब के कंपैरिजन में मीन से निकाले गए डिविएशन की जो स्क्वायरिंग होगी वो जोड़ न्यूनतम होगा। ये बात पक्का है, तो आपको ये याद करना है। द सम ऑफ, यदि पूरी लाइन ये यूँ याद करनी है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिवीजन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन। अगर हिंदी में बोलें तो अगर मदों के समुच्चय के विचलनों के वर्गों का जोड़ अगर मीन से निकाला जाएगा तो वो न्यूनतम होगा। बस 2-3 क्वेश्चन और हैं। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत 520 है और महिला कर्मचारियों का औसत 420 है। सभी कर्मचारियों का औसत 500 है, तो पुरुष और महिला कार्मिकों का अनुपात क्या है? वेल, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। इसमें आपको जो मेल एम्प्लॉई हैं उस मेल एम्प्लॉयज़ का एवरेज दे रखा है एंड दैट इज़ 520, और जो फीमेल वर्कर हैं उनका एवरेज भी दे रखा है एंड दैट इज़ 420। आपको मेल और फीमेल की संख्या नहीं दी है, बल्कि इनफैक्ट आपसे पूछी है। हिंट के तौर पे इन्होंने आपको कंबाइंड मीन दे दिया है कि दोनों को जब मेल फीमेल को कंबाइन किया गया तो 500 आया है। तो अब आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाइए। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब आपका कंबाइंड मीन है 500, वो रखिए। आपका पहला मीन 520 है, n1 आपको पता नहीं है। इसी तरह दूसरा मीन आपका 420 है, n2 आपको पता नहीं है और टोटल भी पता नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ये मान लेते हैं कि माना कि पुरुष और महिलाएं, माना कि मेल और फीमेल मिलाकर 100 हैं। एक प्रतिशत में मान लेते हैं कि मेल और फीमेल का प्रतिशत 100 है। ठीक है, यानी मेल को अपन बोल रहे हैं n1 और फीमेल को अपन बोल रहे हैं n2 और उनका टोटल 100 है। तो ऐसे में अगर आप n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n2 की वैल्यू होगी 100 माइनस n1। कैसा, समझ में नहीं आया? n1 प्लस n2 अगर 100 है तो अगर आप n2 की वैल्यू निकालेंगे तो n1 उधर चला जाएगा तो वो 100 में से n1 लेस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अब इसको सॉल्व करें। देखिए, मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे तो आपको रखना है n1 और जहाँ पे आप n2 रखते हैं ना वहाँ पे आप रख दीजिए 100 माइनस n1। ठीक है, और n1 और n2 की टोटल हो गई 100। ठीक है, वापस देखते हैं। यहाँ पे 500 है, इस 500 को रखिए और ये 520 क्या है? फर्स्ट एवरेज, उसको n1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 520 n1। और जो सेकंड एवरेज था यानी जो फीमेल थी उसको मैंने 100 माइनस n1 किया, यानी 100 में से मैंने मेल हटा दिए। तो 420 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 42,000 हो जाएगा
और 420 जब n1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 420 n1 हो जाएगा। तब तक डिवाइडेड बाय यहाँ 100 चल ही रहा है, वो 100 समझो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। एक स्टेप मैं कर देता हूँ हाथों हाथ, 500 इंटू 100 करके मैंने इसको चेंज कर दिया, 500 इंटू 100 होके ये 50,000 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ये 42,000 है और ये 50,000 है, ये 42,000 इधर आ जाएगा तो माइनस होके 8,000 हो जाएगा। और ये 520 n1 है और वो 420 n1 है, तो अंतर इनका 100 n1 हो जाएगा। और आप n1 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 8,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 80 आ जाएगा। अगर आपका n1 80 है तो आपका n2 20 होगा, क्योंकि n1 और n2 आपने 100 माना था। यानी इस क्वेश्चन में जो मेल हैं वो डेफिनेटली 80 हैं और जो फीमेल हैं वो 20 हैं। तो 80 और 20 का रेशियो होता है 4:1। तो इस क्वेश्चन में मेल और फीमेल डेफिनेटली 4:1 रहे होंगे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप 2 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक क्लास में 50 छात्र हैं, 50 छात्रों के अंक हमें दे रखे हैं। ये अंक हैं और ये छात्रों की संख्या है। तो अंक बदलते रहते हैं, वो ऑब्जर्वेशन होते हैं, छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी होती है। आप इसमें fx बना लेना, ठीक है। तो 10 इंटू 5 50 हो गया, 20 इंटू 10 200 हो गया, 30 इंटू 15 450 हो गया, 40 इंटू 10 400 हो गया, 50 इंटू 5 250 हो गया। फॉर्मूला लगा देना सिग्मा fx अपॉन n, इन सबको जोड़ दें, 250 700 1100 1350, 1350 टोटल हो गया। और क्लास में बच्चे हैं 5 10 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 और 5 45। इस क्लास में 45 बच्चे हैं, 1350 बटाओ 45 करेंगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा 50। इस क्लास में 50 नहीं सॉरी 30 आएगा, 45 से 135, क्योंकि मुझे यही लग रहा था, क्योंकि मिनिमम मार्क्स कितने हैं 10, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 50, तो मीन जो आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा। तो मीन इस क्वेश्चन का 30 आएगा, तो इस क्वेश्चन का मीन 30 आएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी वो कुछ भी पूछ सकता है, देखो एग्जामिनर की मर्जी है, वो चाहे जो पूछ ले। लास्ट पूछता है कि समांतर माध्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इसके लिए पहले आप कथन पढ़ लीजिए। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये बात सही है कि मीन जो होता है वो मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये कथन सत्य है, मैंने लिखा सत्य है। अगला है यह सभी अवलोकनों पर आधारित है। तो मीन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो सारे ऑब्जर्वेशन काम आते हैं, मीन की कैलकुलेशन में सारे ऑब्जर्वेशन काम आते हैं, ये बात भी सत्य है। चाहे पहली वैल्यू है चाहे आखिरी वैल्यू है, वो काम आती है कैलकुलेशन में, ठीक है। और यह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, जो ऊपर ही ऊपर वैल्यू होता है समझो छोटा ही छोटा, और जो सबसे बड़ा ही बड़ा नीचे ही नीचे बड़ा से बड़ा वैल्यू होता है, उन सबसे मीन डिस्टर्ब होता है। तो ये कथन भी सत्य है। तो बस मुझे आंसर मेरा मिल चुका है, क्योंकि ये तीनों कथन सत्य है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई एम सर्चिंग जो सत्य नहीं है। तो जो लास्ट है, लास्ट में इसने लिखा है कि समांतर माध्य से जो मद होती है उसका जो विचलनों का योग होता है वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होता, जबकि मैं कह रहा हूँ हमेशा 0 के बराबर होता है, ये कह रहा है नहीं होता है। तो ये जो बोल रहा है वो सत्य नहीं है, ये जो डी कथन में बात बोल रहा है ना वो सत्य नहीं है। तो बस मुझे मेरा आंसर मिल गया, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी मीन के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे, ऐसे अब अपन आने वाले टॉपिक्स में मीडियन और मोड वगैरह पे भी अपन क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।